और इसके उदाहरण और उसके उदाहरण देश भर में दिए जाते रहे हैं। कई बार यहाँ बड़ी घटना हो जाती है तो राजस्थान की जनता कई बार ये कहती है ये यूपी और बिहार नहीं है, आखिर में कैसे हो रहा है। लेकिन आप और हम लगातार देख रहे हैं कि राजस्थान में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। 2021, 2020, 21, 22 की हम चर्चा करें तो लगभग 20 से 22 तक की तुलना हम करते हैं तो 27.67% अपराध में बढ़ोतरी हुई है और 21 और 22 की तुलना करते हैं तो अपराधों में 13.68% की बढ़ोतरी हुई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2020 में हत्या हुई 1459, 2021 में 1516, 2022 में 1581, डकैती हुई 2020 में 67, 2021 में 66 और 2022 में 89। इस प्रकार से सबके आंकड़े लगातार सब अपराधों के बढ़ते जा रहे हैं। मैं निवेदन ये करना चाहता हूं कि 3 साल में अपहरण के मामलों में 46.36 प्रतिशत मामलों में बढ़ोतरी हुई है और पुलिस ने अपहरण जैसे मामलों में 70.44% मामलों में एफआईआर लगा दी है। 2022 में जो अक्टूबर तक के आंकड़े हैं लगभग 2,07,944 मुकदमे दर्ज हुए हैं, जिसमें से अभी 54,727 मामले पेंडिंग हैं, यानी उसकी अभी जांच नहीं की जा रही है या जांच चल रही है। माननीय सभापति महोदय, राजधानी जयपुर में ही 22 नवंबर को कांग्रेस के नेता पूर्व राज्य मंत्री गोपाल जी केसावत की बेटी का दिन दहाड़े अपहरण हो गया है। आज तक उसका पता नहीं चला है। माननीय सभापति महोदय, 3 नवंबर को मांग्यावास निवासी मुकेश सैनी घर से नौकरी के लिए निकला था, वापस नहीं लौट पाया। पुलिस आज तक उसको ढूंढ नहीं पाई है। माननीय सभापति महोदय, मैं ये भी निवेदन करना चाह रहा हूं कि जो मैंने मुकदमों की संख्या बताई है, इसमें लगातार ग्राफ बढ़ता जा रहा है, ऐसा मैंने कहा है। लेकिन तर्क क्या होता है सरकार का कि हमने लगभग सभी मुकदमे दर्ज करने के आदेश दिए हुए हैं और राजस्थान में ऐसा कोई मुकदमा नहीं है जिसको लेकर प्रार्थी जाता हो और दर्ज नहीं होता हो। माननीय सभापति महोदय, इससे बड़ा झूठ मैं समझता हूं कुछ हो नहीं सकता है, क्योंकि राजस्थान में अधिकांश मामलों में रिपोर्ट दर्ज ही नहीं होती है। मैं महिलाओं की चर्चा करूं तो 2022 में 1337 महिलाओं के साथ गैंगरेप हुए हैं और 2162 बच्चियों के साथ बलात्कार, गैंगरेप और अपनी अश्लील हरकतें हुई है। मैं चर्चा ये कर रहा था, रिपोर्ट दर्ज नहीं होती इसकी, तो मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं आपको। उदाहरण देकर के सरकार को आईना दिखाना चाहता हूं। जो ये कहते हैं ना कि हम सब रिपोर्ट दर्ज करते हैं। माननीय सभापति महोदय, रामनगरिया थाने का ही मामला है। एक रामनगरिया थाने में एफआईआर इस बात की दर्ज नहीं हुई कि एक व्यक्ति का प्लॉट था, हड़पने वाला उसको बुलडोजर से तोड़ रहा था, तोड़ दिया। वो एफआईआर दर्ज कराने गए तो उसकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई, लेकिन जो आरोपी था उसके कहने पर पीड़ित व्यक्ति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करके उसको प्रताड़ित किया गया। जब वह पहुंचा एसओजी के पास तो एसओजी ने उनको कहा कि आप डीजीपी के पास जाइए, ये मामला गंभीर है। तब डीजीपी के हस्तक्षेप के बाद वो रिपोर्ट दर्ज हुई है। माननीय सभापति महोदय, यही नहीं है, कोटा शहर के गुमानपुरा थाने में रामकरण नाम के एक एएसआई जिसकी
पत्नी की मृत्यु हो गई थी और कोरोना काल चल रहा था, तो उसने सोचा जो मेरे पास इसके जेवर हैं ये सुरक्षित नहीं रहेंगे, चोर वगैरह ले जा सकते हैं। तो उसकी जो अलमारी थी उसमें थाने में, उसमें डबल लॉक लगा करके उसने लगभग 11 लाख से भी ऊपर के जेवर थे उसमें रख दिए। वो रोज तो देखता नहीं था, लेकिन एक दिन जब उनने देखा तो सारे के सारे जेवर गायब मिले। उसने जब रिपोर्ट दर्ज कराना चाहा तो वह थानेदार से लेकर के और आईजी तक घूमता रहा, लेकिन माननीय अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभापति महोदय, आपको आश्चर्य होगा 45 दिन तक उसकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। यही नहीं, अजमेर शहर थाना कृष्णगंज के सीआई के साथ जो जैसलमेर के एसपी थे, उनके बेटे ने मारपीट की, हत्या करने का प्रयास किया, लेकिन कई दिनों तक उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई क्योंकि वह एसपी का बेटा था। और माननीय अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष सभापति महोदय, एक निवेदन और करना चाहता हूं। अभियोग संख्या 237/17 पुलिस थाना रिंगस जो सीकर जिले में है आता है, पीड़िता निर्मला देवी, उसका पति गोपाल पूनिया जिसकी उम्र 31 साल है, इसकी पत्नी के साथ गैंगरेप हुआ और हाथ पैर बांध करके हुआ, खेतों में ले जा करके हुआ। वो जैसे तैसे रिपोर्ट दर्ज कराने आई, थानेदार ने रिपोर्ट तो दर्ज की, लेकिन जब वो सही दिशा में जांच कर रहा था तो उसकी जांच को बदल दिया और एडिशनल एसपी सीआईडी सीबी को जांच दी। उसने पाया कि 21 लोगों ने इसके साथ गैंगरेप किया है, बलात्कार किया है, दोषी हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाना चाहिए, चालान पेश होना चाहिए। चालान पेश करने की तैयारी थी, उसके चालान पेश ना हो उसके पहले ही सीआईडी सीबी के दूसरे एडिशनल एसपी को जांच दे दी गई। माननीय सभापति महोदय, वह भी निष्कर्ष पर पहुंचे कि 21 ने इनके साथ बलात्कार किया है, इनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। तो फिर सीआईडी सीबी के दूसरे एडिशनल एसपी को दे दी, उसने भी यही पाया कि 21 लोग अपराधी हैं इसमें। फिर सीआईडी सीबी के तीसरे एडिशनल एसपी को दे दी, उसने भी यही पाया और फिर उसको चालान पेश करने के लिए प्रस्तुत किया। तो कहां तक गया मामला डीजीपी तक गया और उसने जो जांच करता था उसने हाई कोर्ट के आदेश से हाई कोर्ट में अपनी रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर दी थी कि इसमें 21 लोग दोषी हैं, गैंगरेप के दोषी हैं, सामूहिक बलात्कार हुआ है। माननीय सभापति महोदय, आपको आश्चर्य होगा, डीजीपी ने चालान पेश करने की अनुमति दे दी, लेकिन मुख्यमंत्री कार्यालय से दबाव बना कि इसमें किसी भी कीमत पर चालान पेश नहीं होना चाहिए। तो डीजीपी ने कहा भाई मेरे ऊपर खतरा आ गया है। एक जांचकर्ता को बुलाया, 2 गवाहों को बयान लिए और ये कहा गया कि ये झूठा मामला है गवाहों के आधार पर, और उसको एफआईआर लगाने की बात कह दी गई। माननीय सभापति महोदय, ये महिला इस बात की एफआईआर दर्ज कराने के लिए थाने में गई कि गलत अनुसंधान हुआ है, जिन्होंने गलत अनुसंधान किया है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कीजिए। माननीय सभापति महोदय, वो एसएसओ से लेकर के आईजी डीजीपी तक घूमती रही, उसकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। फिर उसने माननीय न्यायालय की शरण ली। माननीय न्यायालय ने कहा कि एफआईआर दर्ज होना चाहिए और इसमें मुख्यमंत्री कार्यालय का हस्तक्षेप भी हुआ है, क्योंकि वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं। आप चाहेंगे तो मैं जब कहोगे तब आप सदन में उपलब्ध करवा दूंगा। उस पर साफ साफ हाई कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि इसमें डीजीपी और मुख्यमंत्री के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होना चाहिए। क्यों नहीं हुई मुख्यमंत्री जी खिलाफ, तत्कालीन डीजीपी खिलाफ एफआईआर दर्ज? आप तो कह रहे थे ना, आप यह भाषण देते हैं ना कि हम तो सारी के सारी एफआईआर दर्ज करते हैं। इसका नमूना मैंने बताया है, सरकार को आईना दिखा रहा हूं कि सामान्य व्यक्ति की एफआईआर किस प्रकार से दर्ज नहीं होती है,
किस प्रकार से अत्याचार अनाचार हो रहा है, किस प्रकार से लोग लुट रहे हैं, लेकिन सरकार में कोई सुनने वाला नहीं है। अंधा पीसे और कुत्ता खाए वाला काम यहाँ हो रहा है। माननीय सभापति महोदय, ये बहुत गंभीर मामला है जिसका ध्यान मैंने आपका इस ओर दिलाया है। और माननीय सभापति महोदय, यहाँ बड़े नेताओं के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, यहाँ कांग्रेस के नेताओं के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, यहाँ माननीय विधायकों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, चाहे वो कुछ भी कर दें पर कार्रवाई नहीं होती। उसका नमूना आपको दिखाना चाहता हूं। 22 मार्च 2022 को मंडावर थाने में एक पीड़िता के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि मेरी पुत्री के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ है, होटल में ले जाकर हुआ है। इसमें एक माननीय विधायक का बेटा भी है जिसका नाम दिलीप उर्फ दीपू और माननीय विधायक का नाम श्री जोहरी लाल मीणा है। ऐसा उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई। लेकिन माननीय सभापति महोदय, जांचकर्ता जो उसके साथ थे उनको तो अपराधी माना, लेकिन माननीय विधायक के बेटे जो दिलीप और दीपू, इनको अपराधी नहीं माना। उसके फोटोज थे, सारा कुछ सबूत थे, जांच में प्रूव हो रहा था, लेकिन नहीं माना। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक स्टेटमेंट दिया, इसमें जोहरी लाल मीणा जो माननीय विधायक हैं उसके बेटे का कोई लेना देना नहीं है। आखिर में परेशान होकर के पीड़ित पक्ष ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाई कोर्ट ने कहा कि ये दोषी, इसको गिरफ्तार करना चाहिए, फिर भी गिरफ्तार नहीं किया। वह कई न्यायालयों में अग्रिम जमानत लेने के लिए चक्कर काटते रहे, पुलिस को सारा ध्यान था कहां कहां है वो, फिर भी गिरफ्तार नहीं हुआ। आखिर में जो हाई कोर्ट का ऑर्डर आया उसके बाद उसको गिरफ्तार मजबूरी में करना पड़ा। माननीय सभापति महोदय, मैं दूसरी ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। इसी प्रकार से विकास आंजना नाम के युवक ने 2 फरवरी 2023 को निम्बाहेड़ा में 8 गोलियों से व्यक्ति को छलनी कर दिया। विकास आंजना नाम के युवक ने निम्बाहेड़ा के 8 गोलियों से और उसको छलनी कर दिया और हत्या कर दी। परिजनों ने श्री उदयलाल आंजना एवं उसके भांजे उप प्रधान श्री विक्रम आंजना पर लगे आरोप पर कोई कार्रवाई नहीं होना, राजनीतिक संरक्षण। माननीय सभापति महोदय, विकास प्रजापति और चित्तौड़ में 6 अप्रैल 2022 को भाजपा का झंडा लगाने को लेकर विकास प्रजापति की हत्या कर दी। आरोपी है उदय आंजना, अरविंद आंजना और जसपाल आंजना, लेकिन आज तक उनके पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इस सरकार में बैठे हुए लोग हत्यारों को संरक्षण दे रहे हैं। ये जनता कहां जाएगी, किससे कहेगी, कौन बचाएगा इस जनता को? अपराधी लोगों की हत्या करते रहेंगे, गोलियों से मारते रहेंगे, हमारे जीवन को छीनते रहेंगे, पर कौन बचाएगा? क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि रक्षक भक्षक हो गए हैं, इसलिए बचाना बहुत मुश्किल है। माननीय सभापति महोदय, धौलपुर विधायक श्री गिरिराज मलिंगा ने बिजली विभाग के ऑफिस में जाकर के और एक वहां के सहायक अभियंता जो वाल्मीकि समाज के थे उनको इतना मारा कि 32 फ्रैक्चर उनके शरीर में हुए। धौलपुर जिले का ही था, धौलपुर जिले का है, धौलपुर जिले में आता है बाड़ी, मैंने यही कहा है। तो धौलपुर का है भैया, मैंने नाम लिया है गिरिराज मलिंगा, माननीय एमएलए इस विधानसभा के सदस्य हैं। माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी मिलने गए, देख करके क्या कहा, अरे 6 ही तो फ्रैक्चर हैं, 6 ही तो फ्रैक्चर हैं, यानी 6 फ्रैक्चर तक तो
माननीय मुख्यमंत्री जी की माफी ऐसे अपराधियों को 6 पिक्चर यदि कर दे कोई अपराधी किसी के साथ, तो वो माफ है, वो पकड़े नहीं गए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कार्यालय में कई महीनों के बाद जब जनता का दबाव बना तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने गिरिराज मलिंगा को बुलाया, पुलिस के बैठे हुए बड़े अधिकारी को बुलाया। जाते अधिकारियों ने मलिंगा को प्रणाम किया, आइए एमएलए साहब, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा मुख्यमंत्री कार्यालय के सीसीटीवी कैमरे दिखा लीजिए। माननीय सभापति महोदय क्या कहा, ये हमारे माननीय विधायक हैं, इनको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होना चाहिए, दबाव में गिरफ्तार तो दिखाना पड़ेगा कागज में, लेकिन ऐसा मामला बनाना जो तुरंत जमानत हो जाए। माननीय सभापति महोदय तुरंत जमानत हो गई। 32 फ्रैक्चर जिसके शरीर में जो अनुसूचित जाति के वाल्मीकि समाज के अयन को मारा, उसको हत्या करने का प्रयास किया, उसकी जमानत हो गई। यानी मुख्यमंत्री स्वयं जो हत्या का प्रयास करने वालों को बचा रहे हैं, इससे ज्यादा क्या होगा। माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, अलवर की मूक बधिर एक बच्ची, अलवर की एक मूक बधिर बच्ची जिसके साथ गैंग रेप होता है और गैंग रेप करने वाले उसको सड़क के किनारे फेंक जाते हैं, जैसे तैसे कुछ लोग उठा करके अस्पताल ले जाते हैं। अस्पताल ले जाने के बाद डॉक्टर कहता है इसके साथ गैंग रेप हुआ है, एसपी कहता है, कलेक्टर कहता है, सारी जनता कहती है, डॉक्टर कहता है, डॉक्टर रिपोर्ट कहती है। लेकिन 4-5 दिन बाद मुख्यमंत्री जी अवतरित होते हैं टीवी पर और अपना वक्तव्य देते हैं। ये तो एक जोमेटो जो भोजन इधर उधर ले जाने वाली कंपनी है, उसका बॉय था, उससे एक्सीडेंट हुआ है। तो एक्सीडेंट उससे हुआ था तो उसको तुरंत क्यों छोड़ दिया गया? और जब डॉक्टरों ने बताया कि धातु के नकूले औजार से इसके गुप्तांगों में और हानि हुई है, तो क्या एक्सीडेंट से ऐसा होता है? तो उसको फिर यदि उसको क्यों नहीं पकड़ा, रातों रात क्यों छोड़ दिया? इसे साफ जाहिर है कुछ बच्ची के साथ गैंग रेप करने वाले कोई बड़े कांग्रेस के लीडर्स थे, इसके कारण से उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। माननीय सभापति महोदय, कृपया 2 मिनट में समाप्त करिए। माननीय सभापति महोदय, मेरी पार्टी ने मेरे को समय दिया है, मैं आपको जो टाइम है उसको मैं देख के बात करता हूं। समय दिया है। माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस। जेडीए के वरिष्ठ सहायक लेखराज को बर्खास्त करने के बजाय जेडीए करीब 4.25 साल तक नौकरी करवाता रहा। आप आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस के लीडर कौन थे, आप बताओ। और आप ऐसे कैसे अनगढ़ आरोप लगा रहे हो? आप पहले बताओ कांग्रेस के लीडर कौन थे? आप आरोप लगा रहे हो सर, कांग्रेस के लीडर कौन? आप सीट पर जाकर बात करो माननीय सदस्य, आप बीच में नहीं बोलोगे, बैठो नीचे। आप अपना समाप्त करिए 1 मिनट में। माननीय सभापति महोदय, सरकार को चिंता इस बात की है कि जो रंगे हाथ पकड़े जाते रिश्वत लेते हुए, उनका नाम उजागर मत करना, क्योंकि उनकी बदनामी हो जाएगी, उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा पर आंच आएगी। इसलिए आदेश जारी होता है कि ऐसे लोगों के नाम उजागर नहीं किए जाएं जो भ्रष्टाचारी हैं। क्या कहना चाहती सरकार, क्या दिखाना चाहती सरकार? भ्रष्टाचारियों को संरक्षण क्यों दे रही है? लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, आज भी मैंने सुना है कि शराब की तस्करी में पकड़ा हुआ एक आईपीएस लाइन ऑर्डर यानी कानून व्यवस्था संभालने के लिए वो एसपी जयपुर में लगे हुए हैं। कौन थे वो एसपी, बताना। मुख्यमंत्री जवाब दे तो बताना। मेरी जानकारी के अनुसार शायद हिम्मत अभिलाष टाक थे, जिन्होंने गुजरात में करोड़ रुपए की शराब की तस्करी की, जो तस्करों से मिले हुए थे। क्या वो कानून व्यवस्था संभालेंगे? थैंक यू। अरे चोरों को, बिल्ली को
दूध की रखवाली रख रहे हो माननीय सभापति महोदय। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं, मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं। आपका समय प्लीज। मेरा समय, संयम लोढ़ा, मेरा समय है माननीय सभापति महोदय, समय अभी बाकी है। घड़ी सदन की चलेगी। मेरा आधा घंटा दिया था, माननीय सदस्य सभी को निवेदन करना चाहता हूं, मेरा आधा घंटा दिया था। नो, घड़ी सदन की ही चलेगी, आधा घंटा घड़ी दिया यही था। काम आएगी और समय वही काम आएगा जो आपको अलॉटेड है। मेरे को श्री संयम लोढ़ा, मेरे को आधा घंटा दिया था माननीय सभापति महोदय। अब रिकॉर्ड नहीं होगा, कोटा अब ITU रिकॉर्ड नहीं में होगा। कंटिन्यू बोलिए आप। माननीय सभापति महोदय, प्लीज प्लीज बैठिए। माननीय सभापति महोदय, बोलिए, माननीय प्लीज बैठिए, प्लीज। माननीय सदस्य प्लीज, हो गया, बोलिए। माननीय सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं